नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम अब काफी करीब है और लगभग अगर आज से देखें तो हमारे पास एक महीने के आसपास का समय है। आप में से जो भी स्टूडेंट सीजीएल मेंस को टारगेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी उन चीजों पे बात करेंगे जो सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी है, या जो गलतियां स्टूडेंट्स एग्जाम में कर देते हैं, या जो टेक्निक अपना के टॉपर्स पढ़ते हैं। तो सारी चीजों को हम समझेंगे। लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखेंगे। जो पोस्ट बहुत सारी होती है, लेकिन किन पोस्ट के लिए जो जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, कौन सी ऐसी पोस्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका क्या कट ऑफ जाता है, मेंस में क्या पैटर्न रहता है, क्या चीजें हैं, सब चीजों की बारीकियों को समझेंगे। और टाइपिंग टेस्ट भी होता है, उसको भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको यह पता होगा कि टोटल मेंस के 390 मार्क्स हैं और मेंस ही वो एग्जाम है जो निर्णायक है आपके सिलेक्शन के लिए, आपके पोस्ट के लिए। और हमारा यह हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे स्टूडेंट 340 प्लस मार्क्स लेकर आए, या इतनी मेहनत करें कि इसके आसपास टच करें, ताकि जो पोस्ट वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे चाहते हैं वो उन्हें मिले। कैसे इतने मार्क्स मिलेंगे, इस पे बात करते हैं। इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन मेहनत अगर की जाए और मेहनत सही दिशा में की जाए तो हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। चलिए, आपको एग्जाम कैलेंडर बता दूं मैं। 18, 19 और 20 इस बार 3 दिन जो है आपका मेंस का एग्जाम होने जा रहा है, यानी इसमें भी फिर नॉर्मलाइजेशन और सारी चीजें रहेंगी, जिसका कई बार अभी कई लेवल पे विरोध भी हुआ है कि एक बार में होना चाहिए, ताकि फिर वही नॉर्मलाइजेशन, फिर वही सारा कंफ्यूजन और फिर इनजस्टिस सा फील होता है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो ऑफिशियल है वो है कि 3 दिन आपका एग्जाम रहने वाला है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें या जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करें, है ना, या फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पद है सीजीएल में। तो पहले बात करते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ लगभग क्या गया है आउट ऑफ 390। तो अगर असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो इसका यूआर का 338 के आसपास आपको दिख रहा है और ओबीसी का 321 के आसपास दिख रहा है। बाकी पोस्ट मतलब कैटेगरी में पोस्ट नहीं थी, इसलिए वो ब्लैंक है ना। तो वो सब फिर यूआर में काउंट होते हैं। एएसओ इन एमईए यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी काफी डिमांड वाला पोस्ट है। जो बच्चे चाहते हैं, जिनको ये होता है कि कभी आउट ऑफ इंडिया काम करने का मौका मिले या बहुत सारे फॉरेन टूर्स का मौका मिले, तो ये बहुत अच्छा जॉब है। तो यूआर का 331 गया है, ओबीसी का 329 गया है, फिर यहाँ पे 311, 307 और ईडब्ल्यूएस का 327। तो इसलिए हमने कहा है कि अगर 330 या 340 भी आप टारगेट करते हैं तो फिर जो आप चाहें वो आपको पोस्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं है ना, जितनी आसानी से हम बोल दें कि भाई 330 लाना है, 340 लाना है, इंपॉसिबल नहीं है, पर मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो अगर आपका 325 पिछले साल यूआर में गया है, 316 ओबीसी में, 292 एससी में, 298 एसटी में और ईडब्ल्यूएस में 315 गया है। तो भाई जो इनकम टैक्स को टारगेट कर रहे हैं, इसके आसपास, इससे प्लस में मार्क्स आपको इस बार लाने पड़ेंगे। एग्जामिनर की बात करें 318, 311। जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें सो 310 पे लास्ट कट ऑफ गया था यूआर का, 307 पे ओबीसी का, 288 पे एससी का, 283 पे एसटी का और ईडब्ल्यूएस का गया था 307 पे। तो ये कट ऑफ है जिसका आपको ध्यान रखना है। जल्दी से एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं, उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, फिर उनमें कुछ के मार्क्स हैं। टोटल 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स रहेंगे, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट में अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए 90 मार्क्स और एग्जाम में 23% वेटेज इसका है। रीजनिंग के भी सेम 30 क्वेश्चन, 90 नंबर और 23% वेटेज इसका है। 1 घंटे का समय इसके लिए रहना है आपके पास। फिर इंग्लिश पर आते हैं, 45 क्वेश्चंस, 135 मिनट्स और 35% वेटेज आपको इसका एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस हैं, 75 मार्क्स हैं, 19% इसका एग्जाम में वेटेज है और 1 घंटा इन दोनों विषयों के लिए रहेगा। तो 2 घंटे तो आपके ये हो गए। इसके जस्ट बाद आपका इंग्लिश का, कंप्यूटर का एक नॉलेज टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 नंबर का ही रहता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है।
अब यहां पे देखो नंबर भी दिए लेकिन क्वालिफाइंग है और 15 मिनट का टाइम भी आपको इसके लिए मिल रहा है, तो इसमें ये ध्यान रखें कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। क्वालिफाइंग है मतलब मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है क्योंकि इसका कट ऑफ अलग से तय होता है। तो 20 में से, और कंप्यूटर काफी सामान्य है, अच्छे से कवर हो जाता है, तो ये एक रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा गैप मिलने के बाद आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ऑप्शनल मिल जाता है। ये केवल क्वालिफाइंग है। 15 मिनट में आपको जो है एक मैटर दिया जाएगा जो आपको पूरा टाइपिंग करना है। टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, कितना समय दें, इसके बारे में मैं आगे बात करने जा रहा हूं। तो आगे लेकर चलते हैं अब आपको। अब देखो भाई, पहला यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें। ये हमारा एक टेंटेटिव मतलब एक अप्रोक्सीमेट है कि आपको लगभग अपने दिन भर के टाइम टेबल को ऐसे मैनेज करना चाहिए। बट मैं इसको एक्सप्लेन करने के पहले ही बता रहा हूं कि हर किसी का रूटीन, हर किसी का स्टडी प्लान सबका अलग अलग हो सकता है, तो एक ही प्लान सबके लिए काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। बट एक लगभग कि आपको इतना समय अपने दिन में ऐसे बांटना चाहिए, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, रनिंग है, मतलब हेल्थ को आप एटलीस्ट 30 मिनट्स दे सकते हैं डेली, है ना। इसके बाद बात करें तो आपके दिन का 2 घंटे का समय लगभग वीक पोर्शन पे जाना चाहिए। जब भी आप कोई विषय पढ़ते हैं, आप कभी भी टेस्ट लगाते हो, आपको लगता है कि मैं यहां हर बार गड़बड़ कर रहा हूं, तो आपको 2 घंटे का दिन भर में एक समय मान के चलिए वीक पोर्शन को देना चाहिए। रिवीजन का आपका लगभग 3 से 4 घंटे का समय जाना चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं, 2 ही चीजें होती हैं, या तो आप कुछ गलती करोगे या आप कुछ भूलोगे। गलती को सुधारना है तो वो आपके प्रैक्टिस से होगा, वो आपके एक्स्ट्रा जो अभी हमने बात करी है यहां पर वीक पोर्शन पे काम करने से वो सुधरेगा। जो पढ़ा हुआ है अच्छे से बनता है लेकिन याद नहीं आ रहा है, वो आपके रिवीजन से इंप्रूव होगा, तो रिवीजन का बहुत महत्व है। अब 2 चीजें इसके आगे आती हैं, एक होता है फुल लेंथ टेस्ट यानी रियल फुल सिलेबस बेस्ड टेस्ट जो आपको लगाने ही चाहिए, और इसके बाद सेक्शनल होता है कि सिर्फ मैथ्स का लगा लिया, सिर्फ रीजनिंग का लगा लिया, सिर्फ इंग्लिश का लगा लिया, तो वो डिपेंड करता है आपको। जहां पर सपोज करिए कि आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, लेकिन इंग्लिश जीएस में टाइम लग रहा है, तो आप मैथ्स रीजनिंग पे टाइम कम करके इंग्लिश जीएस पे ज्यादा टाइम दो। आपको लगता है कि सर इंग्लिश जीएस तो मेरा ठीक ठाक है, मैथ्स रीजनिंग में स्पीड नहीं आ रही है या मैथ्स में समय लग रहा है, तो हर किसी के लिए अपना एक तरीका होगा। सबके वीक एरियाज अलग अलग हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। किसी का मैथ्स अच्छा है तो जीएस वीक है, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका जीएस बहुत अच्छा है लेकिन उनसे मैथ्स नहीं बनता है। तो एक ही तरीका सबके लिए काम नहीं कर सकता है। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ये, भाई पहला तो आप ये एकदम क्लियर रखो कि आपको सब कुछ अच्छा करना है, हर चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है और हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग होने से मेरा मतलब है 100% नहीं, लेकिन 90% प्लस तो एटलीस्ट वो आपका होना चाहिए। इंग्लिश ऐसे नहीं कि इंग्लिश टफ है हम उसके बिना सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा एक बार के लिए, आपको जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन इस बात की गारंटी कम हो जाएगी कि जो आपको चाहिए वो आपको मिले। तो अगर आपकी ऐसी चॉइस है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप सारे सब्जेक्ट्स पे काम करोगे। अगर आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि नहीं मुझे तो ऐसे नंबर लाना है कि मैं फर्स्ट पे अगर जीएसटी इंस्पेक्टर डालूं तो मुझे मिले, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाहिए तो वो मिले, तो वो तभी हो सकता है जब आप सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे और आप अच्छा मार्क्स, एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाओगे। और आप अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे कि नहीं इंग्लिश पढ़ने में मुझे मजा नहीं आता, मैं तो ऐसे ही ठीक ठाक पढ़ के जाऊंगा, सिलेक्शन एक बार के लिए हो सकता है, आप कट ऑफ पार कर सकते हो, पर आपकी प्रेफरेंस की जॉब मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो जो टॉपर्स होते हैं या जिनके अंदर जुनून होता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, 3 स्टार चाहिए, वर्दी चाहिए, ये डिपार्टमेंट, वो उन पहले दिन से कसम खा लेते हैं कि भाई पढ़ना तो सब है, अच्छा लगता है तब भी ठीक, मन लगता है तब भी ठीक, वो विषय पसंद हो या ना हो तब भी ठीक, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, ना कि हमें अच्छा बुरा देखना है कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, इससे पेपर बनाने वाले को फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि भाई जो पेपर में आएगा वो मुझसे बन रहा है या नहीं, और जो पोस्ट मुझे चाहिए उसके लिए कितने नंबर मुझे लाना है वो मैं ला पा रहा हूं या नहीं। तो अच्छा बुरा छोड़ो और अपना जरूरत देखो कि भाई पढ़ना क्या जरूरी है, मार्क्स क्या लाना जरूरी है, वो हम पढ़ें। सिलेक्शन लेने वाले लोग यही करते हैं, इसलिए अभी भी समय है। आप अगर किसी विषय को इग्नोर कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि नहीं यार कठिन है, मजा नहीं आता, मन नहीं लगता, इच्छा नहीं करती, उसको पढ़ना चालू करो।
फायदा आपका उसी में है, मार्क्स उसी से बढ़ेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट की ये समस्या रहती है, सबको सब विषय अच्छे नहीं लगते, सबको सारे विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलते, लेकिन पढ़ना पड़ता है। कुछ में मन लग जाता है, कुछ में मन लगाना पड़ता है, लेकिन पढ़ना सब पड़ेगा। ये पहले दिन से टॉपर्स, ये टॉपर्स माइंडसेट है ना। जो फेलियर माइंडसेट है वो है कि मैं वही पढ़ूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। टॉपर्स माइंडसेट होता है कि भाई जो एग्जाम में आएगा मैं तो वो सब पढ़ूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम मैंने बताया है, अगर आप मान लेंगे तो आने वाले एक महीने में भी आप बहुत अच्छा अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, जिस विषय को आप अभी इग्नोर करके चल रहे हैं। तो ये एक हमारा एक सजेशन है ना। बाकी इसमें करंट अफेयर्स हैं, जीएस है, तो ये सब चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो अंतिम समय होता है इसमें प्रैक्टिस का बहुत महत्व है भाई, है ना। जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इंप्रूव करोगे। तो पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं वो सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा। तो प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो एक बहुत अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस। कई लोग एनालिसिस करते ही नहीं। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपसे क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या आपने पढ़ा नहीं था, या आपने सिली मिस्टेक कर दी, या आपको वो चैप्टर टफ लगता है, क्यों नहीं हुआ। तो आपको हर टेस्ट से पता लगता है कि मुझसे क्या नहीं बन रहा है, चलो उसको इंप्रूव करते हैं। तो ये होता है एनालिसिस, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो रियल एग्जाम मानकर टेस्ट लगाओ कि आप एकदम रियल एग्जाम में बैठे हो, ताकि एग्जाम में आपका रियल जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आए। कई बच्चे बड़े रिलैक्स बिंदास मस्त टेस्ट लगाते हैं, बीच में फोन पे भी बात कर ली, चैटिंग भी कर ली, इंस्टाग्राम भी चला लिया, नींद भी ले ली, टुकड़े टुकड़े में टेस्ट चल रहा है, पता चल रहा है 5 घंटे तक टेस्ट ही चल रहा है। ऐसे कभी मत करो, हमेशा ऐसे टेस्ट लगाओ जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हो। वही प्रेशर, वो सारी चीजें होनी थी, तब जाकर जब आप रियल एग्जाम में वास्तव में होंगे ना, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। आप बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल महसूस करेंगे और आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आएगा, बिकॉज आपने वो प्रेशर हैंडलिंग हर बार की है ना। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, रियल एग्जाम का फील बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, और हर बार प्रैक्टिस करने से जो चीज आप सबसे ज्यादा सीखते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप अगर पढ़े जा रहे हो लेकिन आप अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हो तो एग्जाम में चीजें आपसे बन जाएंगी, लेकिन आप पूरे प्रश्न तक पहुंच नहीं पाओगे। कभी भी मॉक टेस्ट लगाओ, कभी भी प्रैक्टिस करो, हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए शुरू से लास्ट तक पहुंचना है, स्टार्ट से एंड तक पहुंचना है। आखिरी के कुछ समय का मार्जिन रखो कि अगर कुछ समय बचा तो हम जो प्रश्न में दिक्कत आ रही थी, जहां सोचने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है, उनको लास्ट में देखेंगे। लेकिन आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि स्टार्ट से एंड तक हर हाल में पहुंचे और अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करें। क्योंकि एग्जाम देने के बाद लोग यही कहते हैं कि पेपर अच्छा था, चीजें बन भी रही थी, बस टाइम कम पड़ गया। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की खासियत है कि इसमें टाइम बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने टेस्ट लगाए हैं, वो इस टाइम को मैनेज कर लेते हैं। सिलेक्शन तो आप में से कोई लेगा, है ना, उसके पास भी वही पेपर है, उसके पास भी वही समय है, सारी चीजें सेम है, बस उसने पहले कैसे प्रैक्टिस करी है, उस एग्जाम के प्रेशर को, इस एग्जाम में मिलने वाले टाइम को कैसे मैनेज करा है, ये वहां पे सीखने वाली चीज होती है। तो ये सारी चीजों का कनेक्शन ना आपके प्रैक्टिस से है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी ईमानदारी के साथ, मतलब जितना रियल एग्जाम के फील के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, उतना वो ज्यादा अच्छा होगा। एनालिसिस करने के बाद आपको फिर वही है कि अपने वीक चैप्टर्स पर आपको फोकस करना है, क्या रिवीजन करने की जरूरत है उस पर फोकस करना है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत है तो उस पर काम करना है। तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस से निकल के आती है, इसको ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने ये जो सारी बातें हमने कही वही हमने यहां पे लिखी थी, तो वो आप सब इन चीजों को भले बाद में और पढ़ लीजिएगा। एक और टॉपिक जिसमें मैं बहुत विशेष बात करना चाहता हूं वो है हेल्थ। कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को हमने देखा है आखिरी समय में किसी गलती के कारण या किसी भी, है ना, कुछ वायरल हो गया, कुछ भी हो गया, बीमार पड़ गए, पूरी प्लानिंग बेकार चली जाती है। इसलिए हेल्थ का बहुत ध्यान रखें भाई। एग्जाम तक कुछ भी बाहर का खाना, कुछ भी ऐसा हेवी खाना या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है, बचें। अपनी हेल्थ, क्योंकि अगर एक बार बीमार पड़े, आप मानकर चलिए 1 हफ्ता डिस्टर्ब होता है, और वैसे ही आपके पास 4 हफ्ते, 1 हफ्ता डिस्टर्ब होना यानी 25% आपका टाइम बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा भारी नुकसान पड़ेगा। तो हेल्थ का आप हमेशा ध्यान रखें, है ना।
और नया आखिरी दिनों में पढ़ने से बचें। अगर आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट बचा है या कोई सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें बची हैं तो फिर नया पढ़ने से थोड़ा बचें, जो पढ़ा है उसको मजबूत करें, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैथ्स को लेकर मैं आपको बताता हूं, देखो पहले तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो पहले एसएससी में नहीं थे, जो पिछले कुछ वर्षों में इंक्लूड हुए हैं। तो अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़िए, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स हैं, ये नए चैप्टर्स हैं। जनरली एसएससी वाले बच्चे इनको इग्नोर करते हैं जो कई समय से तैयारी करते आ रहे हैं, तो इनको आप पढ़िए, है ना। यूट्यूब पर भी इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स फाउंडेशन में सब बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसको पढ़ के जाइए। तो क्योंकि इनके क्वेश्चंस आने ही है और ये इजी चैप्टर्स हैं। कोई भी चैप्टर नाम से देखने में अगर कठिन लग रहा है, पहले उसको आप 1-2 क्लासेस देखो, आपको समझ में आएगा कि यार डरने की बात नहीं है, कोई भी चैप्टर कठिन नहीं है, बस उसको पढ़ना है। पढ़ोगे चीजें बनने लगेंगी, रूल सिंपल याद होंगे, एग्जाम में आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इन चैप्टर से डरना नहीं है ना। फॉर्मूले याद करना, एडवांस मैथ्स को मजबूत करना, क्योंकि मैथ्स में 3 चीजें होती हैं यार। देखो, एक तो कैलकुलेशंस पे आप बहुत काम करिए, कम से कम पेन चलाने की आदत, पहाड़े याद करो, वर्ग याद करो, पेन फ्री प्रैक्टिस करो, तो कैलकुलेशंस को मजबूत करो। 15-20 मिनट कैलकुलेशंस पे रोज सबको टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखो मैथ्स और रीजनिंग 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनको जितना जल्दी निपटाओगे उतना आप बाकी सब्जेक्ट्स पे और बाकी चीजों पे भी फोकस कर पाओगे। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं, स्पीड चाहिए, इसलिए कैलकुलेशन का बड़ा खेल है। इसके बाद अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स दोनों का इक्वल महत्व है एसएससी में। आप किसी भी सीजीएल में किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब एडवांस में क्या होता है, नियम, थ्योरम्स, सूत्र, फॉर्मूले, बहुत चीजें होती है जो याद करनी पड़ती है। तो उसके लिए कंटिन्यू रिवीजन, कंटिन्यू उन चीजों को पलटाते रहने की जरूरत है। तो आप समय समय पे चीजों को पलटाते रहें, और मॉक टेस्ट से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। रीजनिंग में भी वैसे रीजनिंग सबसे बन जाती है। अगेन, आपको जो चैप्टर्स टफ लगते हैं, जहां आपको लगता है कि यार यहां मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, यहां हर बार मुझसे गड़बड़ हो जाती है, उस पर काम करिए। बाकी रीजनिंग प्रैक्टिस से सबसे बन जाता है। रीजनिंग में असली कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि ये लगभग सभी से बन जाता है ना। फिर इसके बाद जैसा मैंने कहा कि ये 2 विषय आपके स्कोरिंग है, और इनमें अगर आप एफर्ट लगाएं तो मुझे लगता है कि आप 90% और बल्कि बच्चे 100% तक मार्क्स इनमें ले आते हैं, क्योंकि ये 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कुछ भी पूछा जाए बच्चा कर सकता है, या 1-2 सवाल चलो छोड़ देगा लेकिन कर देगा। आप इतना गारंटेड जीएस में या साइंस में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि कितना भी पढ़ लो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मैथ्स और रीजनिंग 2 ऐसे विषय हैं जो स्कोरिंग है कि 1-2 सवाल छोड़ के लगभग 100% आप इसमें पूरा ला सकते हो, और बच्चे लेकर आते हैं। और वही, क्योंकि ये स्कोरिंग है, खींचने वाला है। जीएस इनमें लगभग एवरेज मार्क्स आते हैं, इनमें मार्क्स खींचना है, और इनके लिए चाहिए प्रैक्टिस। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। और पुराने सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, इनके भी प्रश्न लगाओ, क्योंकि एसएससी में एक बहुत बुरी बात है कि कोई भी एग्जाम का लेवल उसके नाम जैसा है ही नहीं। एमटीएस है लेकिन वो भी सीजीएल मेंस को टक्कर देता है। सीपीओ का एग्जाम हो या जीडी का एग्जाम हो, उसमें भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एसएससी के सारे प्रश्न को लगाओ, क्योंकि इस एक और दिक्कत है, इनका पैटर्न जनरली एक जैसा चलता है। तो जब आप अलग अलग एग्जाम्स के एसएससी के प्रश्न लगाते हो तो आपको पैटर्न पकड़ में आता है कि यार ये हर बार इसी पैटर्न में जाते हैं। उससे फिर आपको रिपीटेशन से फिर एग्जाम में फायदा मिलता है, क्योंकि वो पैटर्न आपको पहले से पता है। इसलिए पुराने पेपर्स को इग्नोर मत करना, चीजें उसी से रिलेटेड रहेंगी और आपको एग्जाम में कुछ भी नया पैटर्न महसूस नहीं होगा। इसलिए वो बहुत जरूरी है ना। जीके जीएस है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है, रट्टा कभी मारना नहीं है। जीके जीएस में जितना बार बार पढ़ोगे उतना वो इंप्रूव होगा, उतना वो बेहतर होगा। इसलिए बार बार पढ़िए, डिस्कस करिए, पूछ कर किसी को कि भाई तुम मुझसे पूछो या मैं तुमसे पूछता हूं, डिस्कस करिए, उतना अच्छा याद होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने से ये होता है। और मैं फिर कहूंगा कि रटना नहीं, जितना एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, जितना बार पढ़ेंगे उतना जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, ये सब बार बार पढ़ने से अच्छा होता है, ना कि रटने से। तो इनको बार बार अपनी आंखों के सामने से इनको गुजरने देना है, बार बार इनको पलटाते रहना है। उससे एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आता है तो आपको उसका आंसर ऑप्शन देखकर याद आ जाता है कि हाँ यार इसका आंसर ये है, भले एट द मोमेंट आपको याद ना है। इनमें एक और दिक्कत होती है, हमेशा एक डर बना रहता है कि चीजें याद तो रहती नहीं है, कितना सारा पढ़ा है कुछ याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन
जब 4 ऑप्शंस होते हैं और अच्छे से अगर 2-3 बार पुराना पलटाया हुआ है, पढ़ा हुआ है, आपको रियल आंसर दिखने लगता है कि हाँ यार ये आंसर है। ये है पावर ऑफ रिवीजन। बार बार देखते रहोगे, पलटाते रहोगे तो आपको करेक्ट आंसर 100% याद आएगा। तो जीके, जीएस, कंप्यूटर, इन सब का वही तरीका है। इंग्लिश में भाई क्लोज टेस्ट है, PQRS वाले होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले, पैसेज वाले, मिसलीनियस, इन सब की प्रैक्टिस करो, अपनी वोकैब को स्ट्रांग करो। और अगर अभी भी नहीं कर रहे हो, अगर वास्तव में एग्जाम निकालना है तो भाई रीडिंग स्टार्ट कर दो यार, बहुत जरूरी है ना। आप इंग्लिश में कुछ भी, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली आदत बना लो 15 मिनट, आधा घंटा रोज पढ़ना है। उसमें जो नई वोकैब है उनको एक अलग से कॉपी में लिखना है और उनको समय समय पे रिवाइज करना है। ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वोकैबलरी होती है। वोकैब अच्छी होगी तो आपको आंसर, क्योंकि भाई मतलब पता चल जाएगा, ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि किस चीज का क्या मतलब है। इसलिए वोकैब को स्ट्रांग करिए, रीडिंग अपनी आदत बनाइए, अगेन PYQ और सारी चीजों को लगाइए, वीकर चैप्टर्स और जो ऐसे प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स होते हैं इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश अपने आप आपकी अच्छी होगी। कंप्यूटर का कट ऑफ अलग से जाता है जैसा मैंने कहा, और कंप्यूटर बहुत आसान विषय है, आराम से आप पढ़ सकते हो। विनर्स की एप्लीकेशन पर आप अगर CGL का बैच लेते हो या SSC फाउंडेशन लेते हो तो उसमें सारे विषय, कंप्यूटर, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपके पास है तो उसमें आप कंप्यूटर पढ़ लो, नहीं तो मार्केट से किताबें ले सकते हैं। बाकी अगर एक बार पूरा पढ़ लोगे तो कोई डरने वाला या कठिन सब्जेक्ट है नहीं। आजकल तो बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ में काम आती है, तो चीजें पता ही होती हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते आप। नहीं तो आपने सोचा कि कंप्यूटर को हल्के में देख लेंगे, क्वालिफाइंग अगर इसमें रह गए तो बाकी किसमें कितने भी नंबर ले आओ कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, और प्रीवियस ईयर्स और वो सब चीजें कॉमन है ना। अब आती है भाई बात टाइपिंग की। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, अगर आपको फ्री में टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो उसका नाम है TIPP10। ये एक वेबसाइट है जिस पे आप साइन इन करके, यानी अपना एक अकाउंट बना के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जब भी टाइम मिले आप इसकी प्रैक्टिस करिए। 15-20 मिनट का समय निकाल कर भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप इसमें बहुत अच्छे से चीजों को कैच कर पाओगे। तो डेली मॉर्निंग इवनिंग में 15-20 मिनट का टाइपिंग के लिए टाइम निकालिए, और जरूरी है, क्वालिफाइंग है, इग्नोर आप कर नहीं सकते हैं। और ये एक हमारा सजेशन है, बाकी और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है जहां पे टाइपिंग की क्लासेस होती हैं, या जो गाइड कराता है, या वहां पे आप जाके भी डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत कम समय में अच्छी एक ठीक ठाक स्पीड, 15 मिनट का टाइम रहेगा, उसमें आपको एक अच्छी टाइपिंग का जो पूरा मैटर है वो आपको करना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना चालू करिए, अगर अभी तक नहीं करा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक और हमने पॉइंट यहां पे लिखा है कि भाई डिस्टरबेंस, ऐसे नहीं कि एकदम शांत माहौल में, क्योंकि रियल एग्जाम में तो शांत माहौल रहेगा नहीं, वहां तो कीबोर्ड, इनकी आवाज आती रही, खटर पटर चलता रहेगा। तो आपको उस डिस्टरबेंस के बीच में फोकस करते आना चाहिए अपनी टाइपिंग पे। नहीं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो टाइपिंग में एकदम शांत माहौल में, और एग्जाम में एकदम सब तरफ बैंड बाजे बज रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। इसलिए हमने यहाँ पे इस पॉइंट को इंक्लूड करा है कि डिस्टर्बिंग माहौल में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही एग्जाम में आपको माहौल मिलने वाला है ना। कीबोर्ड कई बार गड़बड़ होते हैं, कई कई चीजें होती है, सरकारी सिस्टम है, इसलिए एकदम कंफर्टेबल प्रिपरेशन नहीं करनी है इसकी, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वाले माहौल में करिए ताकि माहौल मैच हो, है ना। बाकी बहुत आसान है टाइपिंग की प्रैक्टिस को लाना, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप लेकर आ पाएंगे। और सिर्फ 100 बात की अगर एक बात मैं कहना चाहूं तो प्रैक्टिस, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे, उतना आप इंप्रूव होंगे। शुरू में मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, और वो प्रैक्टिस से ही बढ़ते हैं। इसलिए प्रैक्टिस को कभी इग्नोर नहीं करना, ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखें। बाकी और आप सब लोगों के लिए CGL मेंस को लेकर एक मैं सरप्राइज और आपको बहुत जल्द देने वाला हूं, तो आप विनर्स के साथ मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिएगा। एक बेहतरीन चीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, है ना। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब मैं वो चीज आपको दूंगा, आपके लिए वो लॉन्च करूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, और बहुत अमेजिंग आपके लिए गिफ्ट वो रहने वाला है, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
जल्द ही उसकी जैसे ही हमारी तैयारी हो जाती है हम आप तक वो चीज लेकर आएंगे और एक वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज पहुंचाएंगे, है ना। आप में से अगर कोई पुराने बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि मुझे कुछ विषय पढ़ने हैं या मान लो पूरा कोर्स ही मिल जाए और उसमें जो जो मुझे लगता है, क्योंकि YouTube पे खोजना बड़ा मुश्किल होता है एक ही जगह, इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कोर्स लें तो वो बेहतर होता है। अभी एसएससी का नया बैच भी स्टार्ट हुआ है विनर्स के एप्लीकेशन पे, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं ताकि आपको कंप्यूटर पढ़ना है कुछ भी, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, वो आप पूरा पढ़ सकते हो, है ना। मैथ्स आपको मेरा मिल जाएगा, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। कोई ऐसा है कि ठीक है अभी मेंस नहीं देना है या नेक्स्ट ईयर टारगेट करना है, अभी अच्छे से घर बैठे शानदार प्रिपरेशन करनी है, वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो ऑनलाइन एसएससी फाउंडेशन का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो पूरे 13 विषय, सारी सुविधाएं, सब कुछ आपको मिलेगा। और ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आकर ऑफलाइन भी एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, है ना। अभी हमने एक वार्षिकांक भी निकाला है। हर महीने विनर्स के एप्लीकेशन पर हम एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की मैगजीन देते हैं और अभी हमने एक करंट अफेयर्स का वार्षिकांक निकाला है जिसकी पीडीएफ निःशुल्क है और अगर आप चाहें तो इसको खरीद भी सकते हो प्रिंटेड विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से। तो और वैसे सभी विषयों की किताबें भी हैं, मेरा मैथ्स का पूरा कोर्स उपलब्ध है, मैथ्स की किताबें हैं, एसएससी में काम आने वाली हर विषय की, कंप्यूटर की किताब आप ले लो अगर कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा है तो, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, स्टैटिक, जीके सब उपलब्ध हैं, वो आप ले सकते हो। मैथ्स की मेरी किताबें, रीजनिंग, ये सब उपलब्ध है, फॉर्मूला बुक। तो अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, बाकी कॉल करके मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, बाकी सब जगह भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर स्टिल आपके मन में और कोई प्रश्न हो जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया, कमेंट कर दीजिएगा। अभी समय है, मैं आपकी और मदद करने का प्रयास करूंगा और आपको और इसी प्रकार गाइड करते रहूंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इससे कई लोगों को एक डायरेक्शन मिली होगी कि हां इस दिशा में और इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, वही वीडियो का उद्देश्य था। तो थैंक यू मेरी तरफ से, आप सभी को धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। बाकी अभी मिलते हैं और सीजीएल मेंस के लिए कुछ शानदार चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।